चलो अब कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो असाइनमेंट है उनके भी प्रश्नों के उत्तर बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के विषय को। तो सामाजिक विज्ञान के विषय का जो पहला प्रश्न है असाइनमेंट का वो है आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है। तो आयकर और उत्पाद शुल्क में हमें अंतर बताना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आयकर और उत्पाद शुल्क दोनों लिखा हुआ है। अब आयकर क्या है, उत्पाद शुल्क क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आयकर जो है वो टैक्स है एक प्रकार से। ठीक है, टैक्स टैक्स तो दोनों है, उत्पाद शुल्क भी टैक्स है, आयकर भी टैक्स है। लेकिन जब आयकर होता है ना तो डायरेक्ट सरकार के खातों में जाता है। देखिए ध्यान देना है ना, आयकर अगर कहेगा तो आयकर क्या होता है, डायरेक्ट आप सरकार को देते हो टैक्स, उसे हम कहते हैं आयकर कहते हैं। लेकिन उत्पाद शुल्क क्या है, उत्पाद शुल्क डायरेक्ट सरकार को हम नहीं देते हैं। उत्पाद जो शुल्क है वो बड़े बड़े कंपनी अपनी ओर से वो लोग देते हैं, लेकिन वसूलते कहाँ से, हमसे ही वसूला जाता है। जैसे हम साबुन लेने जाते हैं तो वहाँ पे साबुन का जो मार्जिन होता है वो 6 रुपये 7 रुपये होता है। 3 रुपये उसमें जो उत्पाद टैक्स है, मतलब सरकार को देना होता है जो टैक्स, वही टैक्स इंक्लूड होता है। तो आयकर को आप प्रत्यक्ष कर मानो और उत्पाद को अप्रत्यक्ष कर मान सकते हो। समझ में आ गया। अब चलो देख लेते हैं। तो यही चीज़ जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है। तो आयकर उत्पाद को समझते हैं, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पहला है आयकर प्रत्यक्ष कर है, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। देखो जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे बताया। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताया था। एक क्या है, डायरेक्ट देना पैसा, सरकार को हम डायरेक्ट पैसा देते हैं, वो हमारा प्रत्यक्ष कर में जुड़ता है। अप्रत्यक्ष कर जो हमसे ही वसूला जाता है, जैसे हम साबुन खरीदते हैं, कोलगेट, ब्रश, मंजन, बहुत सारी चीज़ें जो उत्पादन की चीज़ें जो खरीदते हैं वो हम लोग पैसा देते हैं। तो देखो ऐसा लगता है कि हम लोग पैसा नहीं देते हैं सरकार को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी हम ही लोग पैसा देते हैं। ये होता है उत्पाद शुल्क। इसके बाद दूसरा देखो, आयकर जिस व्यक्ति को आय होती है, मतलब जो व्यक्ति की एक आय साधन होता है वही क्या करता है, वही आयकर देता है। जैसे 3 लाख डिसाइड किया सरकार ने, 3 लाख तक कोई ब्याज नहीं, पर 3,01,000 होने पर 10% टैक्स है। तो इसी प्रकार से जिसकी आय 3 लाख से 1 रुपया है उसको टैक्स पटाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आयकर जिस व्यक्ति को आय होती है वह सीधे सरकार को देता है। अब उत्पाद देखते हैं। उत्पाद शुल्क उत्पादन करने वाला सरकार को देता है और उपभोक्ता उत्पादक को देता है। समझ में आ रहा है जो मैं अभी समझा रहा हूँ साबुन के माध्यम से, ये वही टॉपिक है यहाँ पे। तीसरा देखो, आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित है, वह व्यक्ति स्वयं सरकार के खाते में उसे जमा कराता है। ये भी वही टॉपिक है। कैसे, 3 लाख से अधिक हुआ तभी आप टैक्स दोगे, कम होगा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ ये कह रहा है। इसके बाद देखो फिर पढ़ते हैं उत्पादक शुल्क में। तो उत्पादक शुल्क क्या है, यह शुल्क सरकार उत्पादक से वसूल करती है, उत्पादक कीमत में जोड़कर इसे उपभोक्ता से वसूल करता है। ये समझ में आ गया, हमसे ही वसूला जा रहा है साबुन के माध्यम से। तो ये टॉपिक तीसरा में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। चलो अब जब भी आपसे अगर प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में आयकर उत्पाद, तो अपने शब्दों में अब आप लिख सकते हो। जो यहाँ पे लिखा है जरूरी नहीं है आप अपने शब्दों में लिखो, कैसे होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है उत्खनन से पूरे देशवासी को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला यहाँ पे कुछ टॉपिक में दिया हुआ है, सभी टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो सकते हैं, लाभ हो, इसके लिए सरकार को उत्खनन कार्य में निजी कंपनियों के प्रवेश पर बहुत सतर्क रहना चाहिए। खनन कार्य में सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए। यह निजी पूंजी निवेश का अनुपात 50% से कम रहना चाहिए, ताकि नियंत्रण सरकार के हाथों में रहे। तो मतलब हमें सिर्फ सरकार, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सरकार को इसमें ध्यान रखना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, और 50% ही उसका हिस्सेदारी होना चाहिए, बाकी जो है वो सरकार को होना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी ये पूरे देशवासी को लाभ हो सकता है, वरना ऐसे में सिर्फ एक निजी कंपनी पूरा लाभ ले जाती है। ऐसा होता है हमेशा, आप लोग देखे होंगे कई खदानें हैं, कई खदानें में पूरा निजी कंपनी वहाँ से पूरा आय ले जाती है और किसी दूसरे को फायदा नहीं होता है। चलो दूसरा देखते हैं। यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनन न करें। ठीक है, खनन अधिक नहीं होना चाहिए कह रहे हैं यहाँ पे। तीसरा देखो, खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप देखो क्या होता है, एक टॉपिक ऐसी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे सरकार है बिना नीलामी के दे दिया तो क्या होता है, घूस के माध्यम से दे दिया कहते हैं ना, तो ऐसा भी होता है। बिना नीलामी के किसी को मिल जाता है ना, तो वो घूस के माध्यम से मिल जाता है। तो पता होना चाहिए कि नीलामी हो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके यहाँ तालाब होगा मछली पालन के लिए, तो वो नीलामी होता है। तो कई बार क्या होता है, ग्राम पंचायत में बिना नीलामी के उसे दे दिया जाता है, बिना नीलामी किए। तो ऐसी में क्या होता है, ऐसी में लोगों को फायदा नहीं होता है, पता नहीं चलता पंचायत में कितना पैसा आया है।
भाई अपनी ओर से दे दिया पंचायत के लोगों ने, और पंचायत के लोगों ने उस पैसे को खा देते हैं और ग्राम पंचायत को कोई पैसा नहीं मिलता। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। फिर चौथा देख लेते हैं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन कार्य में रोजगार स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो। ठीक है, स्थानीय लोगों को, देखो रोजगार की बात कर रहे हैं तो किसको प्राप्त होना चाहिए, जो वहाँ के आसपास के निवास है ना, निवासी लोग हैं, उन्हीं को ही प्राप्त होना चाहिए रोजगार। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, खनन कंपनियों के लाभ में से एक निश्चित मात्रा में राशि एकत्र कर उस राशि से रोजगारमुखी, ठीक है, कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। तो हिटलर की विदेश नीति को समझाना है हमें। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक को तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं, टॉपिक के हिसाब से देखेंगे। पहला क्या है यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं। हिटलर की विदेश नीति में उठाए गए कुछ कदम ऐसे थे जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हिटलर की विदेश नीति के वे कदम जो विश्व युद्ध के कारण बने निम्नलिखित है। तो यहाँ पे पहला है रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी की निर्माण, ये सब चीज़ क्या है, ये सब उसकी विदेश नीति है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्या विदेश नीति, इसके अंदर जो टॉपिक लिखा है उसको आपको लिखना है। फिर म्यूनिक समझौता है, ये भी हुआ था, इसको भी आपको देखना है, इसके बारे में लिखना है। फिर चेकोस्लोवाकिया है पर अधिकार है, इसको भी लिखना है। फिर रूस से संधि किया था उन्होंने, इसको भी आपको लिखना है। ये भी टॉपिक देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा का पूरा लिखना है। फिर पांचवा है पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, तो पोलैंड पर आक्रमण किया था, इस टॉपिक को भी आपको लिखना है। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे एग्जाम में आता है तो आप छोटा कर सकते हो, क्योंकि आपको अधिकतर 100 शब्दों में लिखना है। तो 5 टॉपिक मतलब आप 2-2 या 3-3 लाइन लिख सकते हो, लेकिन उन्हें पहले पढ़ने के बाद शॉर्ट करना होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद शॉर्ट करोगे 2 या 3 लाइन के हिसाब से, 3 या 4 लाइन के हिसाब से, तो पढ़ने के बाद ही ये हो सकता है, बिना पढ़े आप इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखना, ये इतना बड़ा टॉपिक आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको शॉर्ट लिखना है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, देखो सरकार के निम्नलिखित कार्य गरीबी को कम करने से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मान लो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जैसे आपको सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या है, राशन बांटा जाता है। ठीक है, राशन बांटा जाता है, जो सरकार के द्वारा बांटा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में 1 रुपये किलो में चावल मिलता है, आप सभी को पता होगा। तो वही क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसी को कहते हैं। तो सरकार ने ये जो गरीबी को कम करने के लिए ना चावल दिया जा रहा है, ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो रोजगार गारंटी योजना, ये रोजगार गारंटी योजना क्या है, देखो क्या होता है, मजदूर लोगों को काम नहीं मिलता है, तो रोजगार गारंटी योजना के तहत कम से कम 100 दिन, मतलब अधिकतर है, कम से कम नहीं कह सकते, कम से कम में अगर मानोगे तो 15 दिन का काम देगा सरकार, और अधिकतम में आपको 100 दिन का, एक साल में एक परिवार को 100 दिन का काम दे सकता है अगर उनको काम नहीं मिल रहा है तो ये रोजगार गारंटी योजना चला रहे हैं सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पे स्वरोजगार योजना भी चला रहा है। स्वरोजगार क्या है, स्वरोजगार जो योजना है वो खुद आप खुद कर सकते हो। जैसे छोटे छोटे क्या करते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये स्वरोजगार के अंतर्गत आता है, स्वयं आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरह से सरकार चलाए जा रहे हैं, मुहिम चलाया जा रहा है, इसमें भी लिखना है आपको। फिर देखो चौथा, सरकार गरीबी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। फिर पाँचवा, गरीब बच्चों को शिक्षा के दौरान वजीफा एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। फिर अंतिम देखते हैं 5वां प्रश्न, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं। ठीक हो, अब देखो इसके बारे में टॉपिक क्या है, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं। तो अगर मान लो मैं एक छोटा सा शब्द बताता हूँ, ये टॉपिक आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई जगह में उद्योग लगा है, अब वहाँ पे कच्चा माल की प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, जब तक कि कच्चा माल मिलते रहेगा तब तक के उद्योग जो है वहाँ पे रहेगा। ठीक है, कब तक के रहेगा, जब तक कि कच्चा माल, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ फिलहाल। जैसे कि अभी धमतरी एरिया में, ठीक है, धमतरी एरिया के आसपास जाते हो तो वहाँ पे क्या है, चूना पत्थर निकाला जाता है। चूना पत्थर निकाला मतलब वहाँ पे सीमेंट उत्पादन हो रहा है अभी। तो सीमेंट उत्पादन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तब तक के वहाँ पे फैक्ट्री रहेगा जब तक के वहाँ पे चूना पत्थर निकलते रहेगा, और तब तक के वो सीमेंट का उत्पादन करते रहेगा। लेकिन अगर चूना पत्थर खत्म हो जाएगा तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो यही टॉपिक यहाँ पे बताया गया ही है।
ये पूरा का पूरा मुद्दा वही टॉपिक से है। तो आप इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा 5 प्रश्नों को मैंने आपको समझा दिया, और आपको लिखना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो दे रहा हूँ उसी को लिखना है, क्योंकि ये 100% सही आंसर है। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया।